हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो कल हमने 11th के फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट पढ़ा था। एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ा है। तो हमने पढ़ा है लिविंग की डेफिनेशन। उसके बाद हमने पढ़ा कि कोई भी चीज़ लिविंग है, ये चीज़ हम कैसे बताएंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म है एंड कॉन्शियसनेस है। उसमें जो की पॉइंट्स हमने पढ़े हैं वो ये है कि डिफाइनिंग फीचर रिप्रोडक्शन और ग्रोथ नहीं हो सकते, और हमने पढ़ा है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस भी नहीं हो सकता बिकॉज वो सिर्फ ह्यूमंस के केस में ही होता है। दिस इज़ इट, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसको एक बार एनसीईआरटी से रीड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा आगे का चैप्टर। उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ऑल राइट, सो नाउ हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि बायो का मतलब होता है लिविंग एंड डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी। तो किसी भी जोग्राफिकल एरिया में या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं या कितने नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ रहते हैं, ये बायोडाइवर्सिटी होता है। अब आपकी बुक में स्पेसिफिक नंबर्स मेंशन है। हमारा जो अर्थ है उसमें अभी तक जितने भी टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमें मिल चुके हैं उनका नंबर 7.1 टू 7.8 मिलियन के बीच में लाई करता है। अगेन अगर क्वेश्चन में इसे लाख में कन्वर्ट करके आ गया तो 17 टू 18 लाख ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और प्रोसेस है जो हम पढ़ चुके हैं पहले और उसे बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको हमें कोई नाम देना है। अब आपको पता होगा कि नॉमेनक्लेचर दो टाइप्स के होते हैं। एक तो हो गया कॉमन नेम, दूसरा होता है बायोलॉजिकल नेम या फिर जो नेम हमने से साइंटिफिकली दिया हुआ है। अब जो कॉमन नेम है वो ज़रूरी नहीं है कि थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम हो। वो हम हो सकता है इंडिया में कुछ और बुलाते हों, अमेरिका में कुछ और बुलाते हों, सो इट्स डिफरेंट। ज़रूरी नहीं है कि जो कॉमन नेम है वो हर जगह सेम हो, बट जो साइंटिफिक नेम है वो कहीं भी हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड वो सेम ही होना चाहिए। और इसी नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स भी हैं और कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के बारे में स्टडी है, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखती है, उसकी नॉलेज हमें देती है। तो उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ चुके हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है और नॉमेनक्लेचर क्या होता है। अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक नाम देना है, भले ही वो प्लांट है या फिर वो एक एनिमल है या कोई इंसेक्ट है, कुछ भी है, हमें उससे कोई नाम देना है तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि किसी के लिए भी 1.7 टू 1.8 मिलियन नेम्स याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे कौन से रूल्स हैं जो हम फॉलो करेंगे ताकि हम सेम नेम को रिपीट ना करें और वो हम करेक्टली उसका साइंटिफिक नेम बता भी सकें। इन चीज़ों को ध्यान में रखती है, उन चीज़ों का रिकॉर्ड रखती है दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ऐसी, ICBN एंड ICZN। अब इसमें दो मेन डिफरेंसेस हैं। पहला तो बोटानिकल और जूलॉजिकल में। ICBN है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि फॉर आ रहा है कोड के बाद, जबकि ICZN में आता है इंटरनेशनल कोड फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये ध्यान रखना है ऑफ और फॉर का। जब हम जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं तो ऑफ आएगा, और जब हम बोटानिकल नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं तो फॉर आएगा। ठीक है, तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ये ध्यान रखती हैं कि जितने भी बायोलॉजिस्ट्स हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड वो उस साइंटिफिक नेम को एक्सेप्ट करें, बिकॉज वो सेम रूल पे बनाया गया है जिस रूल को फॉलो करते हुए बाकी सारे ऑर्गेनिज्म के नाम लिखे गए हैं। अब इसके जो रूल्स हैं उनको पढ़ लेते हैं एक बार। अब एक बार रूल्स देख लेते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम नेम देते हैं या फिर उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है।
सबसे पहली बात कि ये रूल्स किसने दिए थे, ये सारे रूल्स हमें कार्लस लिनियस ने दिए थे और इन्होंने ये नेमिंग सिस्टम बनाया है। इन्होंने ये 4 रूल्स दिए हुए हैं जो हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला रूल ये है कि जो भी साइंटिफिक नेम्स हैं ये सारे हमने लैटिन लैंग्वेज से लिए हैं। लैंग्वेज ध्यान में रखनी है, लैटिन होती है। उसके बाद जब भी ये प्रिंटेड फॉर्म में होता है ये हमेशा इटैलिक्स में लिखा जाता है। आपने नोटिस किया होगा अपनी बुक्स में जहाँ भी साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, स्लांटेड फॉर्म में लिखा हुआ है, वही इटैलिक्स है। तो जब भी प्रिंटेड फॉर्म में हम ये नॉमेनक्लेचर लिखेंगे, ये साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो हमेशा इटैलिक्स में होगा। सेकेंड रूल क्या है कि जब भी हम जीनस लिखते हैं, अब आपको पता होगा कि कोई भी साइंटिफिक नेम है उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं जिसे हम बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। ये भी हमें कार्लस लिनियस ने ही दिया है। तो जब भी हम एक साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो हम 2 चीज़ें लिखते हैं, पहले उसका जीनस लिखते हैं, दूसरा उसकी स्पीशीज़ लिखते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। फिर थर्ड रूल ये कहता है कि जब भी आप जीनस लिख रहे हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद जब आप स्पीशीज़ लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल होना चाहिए, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो हमारा लास्ट रूल है वो ये बोलता है कि हम जब भी हैंड रिटन लिखते हैं ये साइंटिफिक नेम्स तो ये सभी अंडरलाइंड होने चाहिए, लेकिन सेपरेटली। मतलब जीनस को आप अलग अंडरलाइन करोगे और आप स्पीशीज़ को अलग अंडरलाइन करोगे, एक साथ अंडरलाइन नहीं करना है। एक बार फटाफट से दोबारा रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहला रूल है कि जितने भी नेम्स हैं वो लैटिन लैंग्वेज से लिए जाएंगे और इटैलिक्स में लिखे जाएंगे अगर एक प्रिंटेड फॉर्म में आप उन्हें लिखना चाह रहे हैं। दूसरा रूल है कि हमेशा सबसे पहले आप जीनस लिखेंगे, उसके बाद स्पीशीज़ लिखेंगे। थर्ड रूल है कि जो भी फर्स्ट लेटर होगा आपके जीनस का वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए और जो भी स्पीशीज़ का फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा स्मॉल होना चाहिए। और लास्ट रूल है कि जब भी आप हाथ से लिखेंगे, व्हेन एवर यू आर राइटिंग द साइंटिफिक नेम, ये बात ध्यान में रखनी है, लेकिन ये सिर्फ हैंड रिटन के केस में होगा, प्रिंटेड फॉर्म में नहीं होगा। कि जब भी हम लिख रहे हैं तो हम दोनों को अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली। फॉर एग्जांपल मैंजीफेरा इंडिका मैंगो का साइंटिफिक नेम है, इसमें हमने मैंजीफेरा को अलग से अंडरलाइन किया है और इंडिका को अलग से अंडरलाइन किया है। आपके बुक में भी ये एग्जाम्पल गिवन है, प्लीज़ डू रीड दी NCERT। अब जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी कैटेगरीज़ में डालना, ताकि हम उसके बारे में बहुत इजीली स्टडी कर सकें जब भी हम चाहें। तो अगर सिंपल वर्ड्स में मैं इसको डिफ़ाइन करूं तो वो हो जाएगा ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सेम डेफिनेशन NCERT में भी मिल जाएगी या फिर आप इसको अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो ये आई डोंट थिंक सो क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन एग्ज़ाम्स में आएगी, बट कुछ भी छोड़ना नहीं है, सो वी विल कवर एवरीथिंग। अब हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे, ये थोड़ी आउट ऑफ द टॉपिक है लेकिन ये आपकी आगे के चैप्टर्स में काम आएगी। कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें बेसिकली 3 तरीके की हमें फर्दर कैटेगरीज़ मिलती हैं। पहला होता है नेचुरल क्लासिफिकेशन, फिर हमें मिलता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन और उसके बाद फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। इसमें जो नेचुरल और आर्टिफिशियल है वो बहुत सिंपल है। फाइलोजेनेटिक भी सिंपल है, इट्स जस्ट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स की और फिर उसके बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई कर देते हैं। जब हम नेचुरल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो उसमें हम इंटरनल और साथ में एक्सटर्नल फीचर्स दोनों को स्टडी करते हैं और फिर जो भी सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हमें मिलते हैं उनको हम एक साथ करके क्लासिफिकेशन में डाल देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं बेसिकली ऑर्गेनिजम्स को कि कौन सी कैटेगरी में जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। जब हम आर्टिफिशियल की बात करते हैं तो इसमें हमें इंटरनल से कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ एक्सटर्नल ही फीचर्स को ऑब्ज़र्व करेंगे और उसके बेसिस पे हम इन्हें क्लासिफाई कर देंगे। ये 3 फॉर्म हो गए। उसके बाद आपकी बुक में 2-3 टर्म्स हैं, एक है टैक्सोनॉमी, उसके बाद है सिस्टमैटिक्स, टैक्सॉन और टेक्सा। तो हम ये सारे टर्म्स एक एक करके फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टैक्सोनॉमी से। ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन में डील करती है। मतलब टैक्सोनॉमी से सिर्फ इतना समझना है कि ये एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो क्लासिफिकेशन के साथ डील करती है।
अगर इसे आप डेफिनेशन के फॉर्म में देखना चाहें तो टैक्सोनॉमी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब उसके बाद बात आती है सिस्टमैटिक्स की। टैक्सा और टैक्सॉन को हम थोड़ा फर्दर पढ़ेंगे जब हम लेवल्स की बात करेंगे। अभी सिस्टमैटिक्स की बात करते हैं। इसमें हमें ये पढ़ना है कि सिस्टमैटिक क्या होता है, उसके बाद इसमें फॉर्म्स फर्दर क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी बेसिस पे हम अरेंजमेंट करते हैं, और फिर एक बुक के बारे में पढ़ना है जो है सिस्टेमा नाचुरा, जो कि कार्लस लिनियस ने ही लिखी थी, और इस बुक में सिर्फ नॉमेनक्लेचर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। अब वापस आते हैं सिस्टमैटिक्स पे। सिस्टमैटिक्स एक अरेंजमेंट है ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन का एक सिस्टमैटिक मैनर में। मतलब किसी को भी आप क्लासिफाई कर रहे हो तो आप उसकी बेसिस क्या है, तो उसका बेसिस है सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होती है, उसके बाद उसका नॉमेनक्लेचर होता है, और उसके बाद उसे क्लासिफाई कर दिया जाता है। यही सिंपल से टर्म्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अभी तक हमने ये देखा क्लासिफिकेशन क्या होता है, टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन और सिस्टमैटिक्स, और एक बुक के बारे में जाना जो कि कार्लस लिनियस ने लिखा था जिसका नाम है सिस्टेमा नाचुरा, जो सिर्फ नॉमेनक्लेचर के बारे में ही है। अब जो हमें नेक्स्ट चीज़ पढ़नी है वो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ में सबसे पहले पढ़ना है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या होती है। तो ये कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ स्टेप वाइज अरेंजमेंट या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बस इसमें हमें 7 लेवल्स पढ़ने होते हैं जो कि हैं स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। इसमें हम एक एक को स्टडी करेंगे। एक चीज़ जो आपको नोट करनी है वो ये है कि स्पीशीज़ को हम बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं, क्योंकि किसी का भी क्लासिफिकेशन स्पीशीज़ से ही स्टार्ट होता है, उसके बाद हम आगे जाते हैं और किंगडम तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 7 लेवल्स हैं। ये क्वेश्चन MCQ में आ सकता है कि कितने लेवल्स ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज़ हैं, या फिर कितने लेवल्स हैं, कितनी रैंक्स हैं। तो ये हो जाएगा 7, इसका आंसर होगा। 7 कैटेगरीज़ हैं, 7 लेवल्स हैं। एक और चीज़ कि जब हम एक लेवल की बात कर रहे हैं, जैसे अगर हम सिर्फ फाइलम की बात कर रहे हैं तो उसे हम टैक्सॉन बोलेंगे, और अगर हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, एक से ज़्यादा लेवल की बात कर रहे हैं एक साथ, अगर जैसे हम फाइलम, क्लास और ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो फिर वो टैक्सा हो जाएगा, जो कि एक प्लूरल फॉर्म है टैक्सॉन का। अब एक एक करके इन सारी टर्म्स को, इन सारे लेवल्स को, रैंक्स को स्टडी करते हैं, और इन सब के बीच का जो भी रिलेशन है, एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं ये सारे लेवल्स, वो स्टडी करते हैं। अब जो हमें सबसे पहले पढ़ना है वो है स्पीशीज़। एक चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो स्पीशीज़ है वो एक बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन के लिए, तो ये एक 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद अगर कोई स्पीशीज़ की डेफिनेशन पूछता है तो ये भी हम काफ़ी टाइम पहले कर चुके हैं। स्पीशीज़ की अगर डेफिनेशन आपको नोट डाउन करनी है तो आप कर सकते हो। It is a group of individuals that can interbreed amongst themselves and have maximum fundamental similarities. ये ऐसा ही सिमिलर डेफिनेशन NCERT में है, इसको मैंने थोड़ा चेंज किया है बिकॉज आई थिंक NCERT में इंटरब्रीड का पॉइंट मेंशन नहीं है, बट अगेन अगर आप एग्ज़ाम में सिर्फ मैक्सिमम फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ भी लिखते हैं तो इट्स करेक्ट। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि स्पीशीज़ के बारे में हमें पता चल गया, तो स्पीशीज़ होता क्या है। अब जैसे यहाँ सामने एग्जांपल्स हैं, पैंथेरा लियो जो कि लायन के लिए यूज़ होता है, उसके बाद है पैंथेरा टाइग्रिस जो कि टाइगर के लिए यूज़ होता है, और फिर है पैंथेरा पार्डिस जो कि लेपर्ड के लिए यूज़ होता है। अब इस पर आप नोटिस करोगे कि पैंथेरा तीनों में है, बट जो स्पेसिफिक एपिथेट है, जब हमने पढ़ा था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में तो हमने क्या देखा था कि पहला जीनस होगा और दूसरा वर्ड जो है वो उसका स्पेसिफिक एपिथेट होगा या फिर स्पीशी होगा। तो और एक और चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करो कि ये इटैलिक्स में लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे अंडरलाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम बात करें कि इसमें स्पीशीज़ कौन से हैं, तो इसमें लियो, टाइग्रिस और पार्डिस ये स्पेसिफिक एपिथेट्स हैं, यही है सारे स्पीशीज़ की डेफिनेशन एक बार फिर से सुन लीजिए। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन इंटरब्रीड अमंग्स देमसेल्व्स एंड हैव मैक्सिमम सिमिलैरिटीज़। नेक्स्ट रैंक है जीनस। जीनस होता है वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ होता है। अब जैसे यहाँ पे हम देखेंगे पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा पार्डिस।
अभी हमने पहले देखा कि लियो, टाइग्रेस ये तीनों हमारे स्पीशीज़ हैं, लेकिन पैंथेरा तीनों में सेम है। अब एक और चीज़ नोटिस करने वाली है कि ये जो भी स्पीशीज़ हैं ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते। पैंथेरा लियो पैंथेरा टाइग्रेस के साथ ब्रीड नहीं कर सकता, तो ये एक डिफरेंस हो जाएगा दोनों के बीच में। लेकिन ये चीज़ भी नोटिस करने वाली है कि ये दोनों बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं, इनमें मैक्सिमम सिमिलैरिटीज़ हैं स्पीशीज़ के बाद। अब जैसे नीचे गिवन है कि फेलिस एक और जीनस है जिसमें कैट्स आती हैं। अब आपने भी सुना होगा कैट्स और टाइगर या फिर इन सब के बीच में बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन इनका जीनस डिफरेंट है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि पैंथेरा यहाँ पे जीनस है और लियो स्पीशीज़ है। और जीनस होता क्या है, वो सिर्फ होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़। नेक्स्ट इज़ फैमिली। फैमिली होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा या फिर जीनस। जीनस का ही प्लूरल जेनरा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों एग्जाम्पल्स गिवन है, पैंथेरा का भी और फेलिस का भी। अब यहाँ पे दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ नहीं है कि हम इन्हें सेम जीनस में डाल सकें। तो इसीलिए हमने इन्हें सेम फैमिली में डाला है, जिसको हम बोलते हैं फेलिडे। तो फैमिली क्या होता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा जिसमें कम सिमिलैरिटीज़ हैं जीनस और स्पीशीज़ के कंपैरिजन में। इसीलिए हमने यहाँ पे कैट और टाइगर का एग्जांपल लिया है। पैंथेरा और फेलिस में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, बट इतनी नहीं है कि हम उन्हें सेम जीनस में डाल सकें। यहाँ पे डिफरेंसेस भी काफ़ी सारे हैं, इसीलिए हमने उन्हें सेम फैमिली में डाला है जिसका नाम है फेलिडे। अब नेक्स्ट आता है ऑर्डर। ऑर्डर हम धीरे धीरे हायर कैटेगरीज़ के पास जा रहे हैं। हमने स्पीशीज़ से स्टार्ट किया था, अब ऑर्डर क्योंकि रिलेटिवली हायर कैटेगरी है, हायर लेवल है, तो इसमें जो सिमिलैरिटीज़ है ना वो और कम होती जाती हैं। तो आप नोटिस करोगे जैसे हम स्पीशीज़ से ऊपर जा रहे हैं वैसे किंगडम तक पहुँचते पहुँचते सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। सबसे मैक्सिमम सिमिलैरिटीज़ कहाँ होती हैं, स्पीशीज़ में होती हैं। और ऑर्डर में अब थोड़ी कम सिमिलैरिटीज़ होने लगेंगी। जैसे फैमिली में हमने देखा था कि जेनरा डिफरेंट था बट फैमिली सेम था। जैसे कि कैट और टाइगर में बहुत डिफरेंस है, लेकिन है वो सेम फैमिली में। तो सिमिलैरिटीज़ धीरे धीरे कम होती जाती हैं जैसे ही हम स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ जाते हैं। अब एक बार ऑर्डर देख लेते हैं। ऑर्डर की डेफिनेशन भी वेरी सिमिलर है। जैसे ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस हमारा फैमिली था, तो अब ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली ऑर्डर हो जाएगा। इसमें हमें क्या देखना है कि जैसे फेलिडे है जो कि अभी हमने देखा कैट और पैंथेरा और फेलिस का फैमिली है, और कैनिडे इसमें डॉग्स आते हैं। ये जो दोनों हमें फैमिलीज़ दिख रही हैं यहाँ पे, वो दोनों सेम ही ऑर्डर से बिलोंग करती हैं जो कि है कार्निवोर। क्योंकि दोनों फ्लैश ईटिंग हैं इसीलिए हमने उन दोनों को सेम में डाल दिया कार्निवोर। अब आप नोटिस करो कि डॉग और कैट में कितने सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन हमने डाला उनको सेम ही ऑर्डर पे है सिर्फ इसीलिए बिकॉज़ वो दोनों कार्निवोरस एनिमल्स हैं, तो हमने उनका ऑर्डर सेम रखा है। तो ये चीज़ नोट करना कि जैसे जैसे ही हम स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ जा रहे हैं हमारी जितनी सिमिलैरिटीज़ हैं वो कम होती जा रही हैं। नेक्स्ट रैंक है क्लास। क्लास की डेफिनेशन भी बहुत सिमिलर है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, इसको हम क्लास बोलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि कार्निवोरा में एनिमल्स आते हैं टाइगर, लेपर्ड, लायन, कैट एंड डॉग, ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद एक और एग्जांपल देखना है प्राइमेटा का। इसमें आता है ह्यूमंस, मंकी, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ये सारे एनिमल्स इसमें आते हैं, प्राइमेटा में आते हैं। अब अगर दोनों को कंपेयर करें तो प्राइमेटा में और कार्निवोरा में टाइगर और मंकी फॉर एग्ज़ाम्पल, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, लेकिन इनको हमने सेम ही क्लास में डाला है, क्लास मैमेलिया में। और इसका रीज़न ये है कि इन दोनों ही ऑर्डर्स में मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है। मतलब जिनमें भी ये प्रेजेंट होता है वो अपने ऑफस्प्रिंग को फीड करने के लिए होता है। तो प्राइमेटा में और कार्निवोरा में दोनों में मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हमने इन्हें सेम क्लास में डाल दिया है। मैमेलिया में और भी सारे ऑर्डर्स आते हैं, अभी हमें सिर्फ इन दोनों का एग्जाम्पल देखना है, प्राइमेटा और कार्निवोरा का। नेक्स्ट इज़ फाइलम।
फाइलम की डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। अभी हमने देखा मैमल्स के बारे में पढ़ा, तो मैमल्स के साथ साथ फिशेस, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, इन सब में जो चीज़ें कॉमन है वो ये है कि सब में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है और डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट है। इसीलिए हमने इन सबको एक ही फाइलम में डाल दिया है जो कि है कॉर्डेटा। एक लास्ट रैंक पढ़ना है हमें, वो है किंगडम। अब एक चीज़ सबसे पहले नोट कर लो कि किंगडम सबसे ऊपर आता है सारे रैंक में, तो इसमें सिमिलैरिटी सबसे कम होगी। इसीलिए हमने स्पीशीज़ को क्या बोला है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद अब हम थोड़ा एक स्टेप पीछे चलते हैं। हमने फाइलम के बारे में पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कॉर्डेटा फाइलम, मतलब वर्टिब्रेट्स बेसिकली। अब उसी की तरह इनवर्टिब्रेट्स भी होते हैं, उनका फाइलम अलग है। लेकिन जब आप किंगडम में पढ़ोगे तो हम देखेंगे कि हमने वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दोनों को एक ही किंगडम में डाल दिया, जो कि है एनिमेलिया। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में तो कितने सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर भी वो एक ही किंगडम में हैं। यहाँ पे आपका ये टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन वाला, ये ख़त्म होता है। अभी हमने लेवल्स के बारे में पढ़ लिया। एनसीईआरटी में पेज नंबर 11 पे एक टेबल गिवन है, टेबल 1.1। उसमें सारे कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम गिवन है ऑर्गेनिजम्स की, उनका फैमिली ऑर्डर सब गिवन है। इसको आप एग्ज़ाम्स के लिए लर्न कर लीजिएगा। साथ में एक बार एनसीईआरटी रीड करना, क्योंकि मैंने बहुत मिनिमम एग्ज़ाम्पल्स इसमें डाले हैं ताकि समझने में आसानी हो। एनसीईआरटी में और भी एग्ज़ाम्पल्स गिवन हैं थोड़े बहुत, उन्हें एक बार आप पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम्स के लिए पूरी तैयारी हो जाएगी। एक लास्ट टॉपिक बचा है जो कि है टैक्सोनॉमिकल एड्स। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो कि इस चैप्टर की सेकेंड लास्ट वीडियो होने वाली है। उसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो करेंगे, जिसमें नीट के लिए एंड साथ साथ आपके स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस कर लेंगे, जिसके बाद आपका ये चैप्टर पूरे तरीके से तैयार हो जाएगा। एंड this is it. I'll see you guys in the next video. Thank you so much for watching. If you liked it, please share and like the video, comment, subscribe if you liked it. And thank you so much. I'll see you guys in the next one. Bye.